प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिकुल्स चैप्टर का एंजाइम वाले सेक्शन में। ये ग्राफ आपके सामने जो है, इस ग्राफ से रिलेटेड जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स अब तक आ रखे हैं नीट एग्जाम में, अ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या क्या चीज़ इंडिकेट किया हुआ है। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर आप देख रहे हो कि ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बारे में दे रखा है, और वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो एक तो सवाल पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के आता है कि पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट में ज्यादा किसकी है और क्यों है। तो सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है जो रिएक्टेंट होते हैं ना, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले केमिकल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। सबस्ट्रेट एंजाइमेटिक रिएक्शन के बाद जिस केमिकल में चेंज होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। और सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेट आता है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है जब जहां पर कि वो केमिकल ना तो सबस्ट्रेट के फॉर्म में है ना प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ये वो स्टेट है जहां पर ओल्ड बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो रहे हैं, पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुए, नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, पूरी तरह से वो बने नहीं। मतलब ये अनस्टेबल फॉर्म है ना। ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल फॉर्म में है, प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट जो है वो स्टेबल फॉर्म में है ना। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है। तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट स्टेबल फॉर्म है और ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? अनस्टेबल फॉर्म में। अब पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के सवाल आता है कि किसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? किसी केमिकल में जो स्टोर्ड एनर्जी होता है, किसी सिस्टम में जो स्टोर्ड एनर्जी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो इस ग्राफ में देख रहे हो कि इस ग्राफ में ट्रांजिशन स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? सबस्ट्रेट। और तीसरे नंबर पर कौन आता है? प्रोडक्ट। ये ग्राफ जो है ना बेटा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन आप सभी अवेयर हैं। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से ले हम कि एटीपी है, ये एडीपी में बदला, एटीपी एडीपी में बदला, तो एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई। तो एनर्जी रिलीज हुई तो एडीपी प्रोडक्ट हो गया। तो एडीपी के पास कम एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। अब एडीपी को दोबारा एटीपी में बदलना है तो इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये एटीपी में चेंज हो रहा है तो एटीपी के पास ज़्यादा एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एटीपी को जनरेट करने के लिए। तो ये पहला जो रिएक्शन हमने किया, ये वाला रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये दूसरा रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यदि हम ग्राफ को इस तरह से प्लॉट करें जहां पर सबस्ट्रेट नीचे हो और प्रोडक्ट ऊपर हो, तो प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है कि ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो चाहे ग्राफ एक्सोथर्मिक हो या फिर एंडोथर्मिक, दोनों में ट्रांजिशन स्टेट के पास हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ना बेटा, ये अनस्टेबल फॉर्म होता है, और उस अनस्टेबल फॉर्म को मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। ये आप समझ करो कि ट्रांजिशन स्टेट एक पीक है, एक पीक फॉर्म है। और उस पीक को मेंटेन करने के लिए, पीक को मेंटेन करने के लिए, पीक से आप इधर की तरफ भी आ सकते हैं, इधर की तरफ भी आ सकते हैं। अब मान लो कि साइकिल की सवारी करके आप माउंटेन के पीक पर चढ़ गए, तो पीक एकदम, है ना, वो एक नैरो सा प्लेस है जहां से आप इधर भी आ सकते हो, उधर भी आ सकते हो। तो वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ना, वो सबसे अनस्टेबल पॉइंट होगा जहां से वापस आप स्लोप दोनों तरफ है, इधर भी आ सकते हो, उधर की तरफ भी आ सकते हो। तो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो हाईएस्ट उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। तीसरा सवाल जो इसमें आता है कि क्या रिएक्शन बगैर एंजाइम के हो सकता है? तो आंसर है ये, हो सकता है।
ये दो ग्राफ बनाने का मकसद क्या है? दो ग्राफ बनाने का पर्पस यही तो है, यही तो दिखा रहे हैं कि जो ऊपर वाला रिएक्शन है वो बगैर एंजाइम के हो रहा है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है विदाउट एंजाइम, और ये रिएक्शन जो हो रहा है विद एंजाइम हो रहा है। यहाँ पर एक रिएक्शन हमने लिखा है जो एनसीईआरटी का ही रिएक्शन है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन जो हमारे आरबीसी में होता है, जहाँ पर CO2 एंड वाटर मिलकर के कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, तो 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड आर फॉर्म पर आवर इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। यदि एंजाइम नहीं है तो कार्बोनिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर बनेंगे। लेकिन यदि मीडियम में हम एंजाइम को यूज कर दें तो देखो कि यही कार्बोनिक एसिड 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड बन रहा है। मतलब एंजाइम जो है वो रिएक्शन को 10 मिलियंस टाइम फास्ट कर देता है, 10 मिलियंस टाइम। सवाल होता है कि कैसे 10 मिलियंस टाइम कैसे फास्ट कर दिया इसने? तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो रिएक्शन को स्टार्ट करने में यूज होता है। तो यहाँ पर आप देखो कि एक्टिवेशन एनर्जी यदि बगैर एंजाइम के हम रिएक्शन को करवा रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है, और विथ एंजाइम कर रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी काफी कम हो जाता है। मतलब हम ये स्टेटमेंट यहाँ पर कह सकते हैं ना कि एंजाइम जो है लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? कम कर देता है। लेकिन सवाल है कैसे? कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है? तो यहाँ पर आप समझिए कि सपोज ये एक वैली है 1 और ये एक वैली है 2 और इसके बीच में एक माउंटेन है। आपको एक वैली क्रॉस करके दूसरे वैली तक जाना है, तो एक रास्ता तो यही है ओरिजिनल रास्ता कि आप इससे इस माउंटेन के पीक पर जाएं, फिर स्लोप को फॉलो करके नीचे की तरफ आ जाए। तो ये रास्ता तय करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, लंबी दूरी, आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा। ज़्यादा चलना पड़ेगा तो ज़्यादा एनर्जी भी यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन एक आसान रास्ता ये है कि हम इस पहाड़ के बीच से, इस माउंटेन के बीच से टनल बना दें। टनल बना दें तो रास्ता छोटा हो जाएगा ना। अब देखो पहाड़ों पर आप घूमने जाते हो, जगह जगह टनल बने हुए। टनल बनने से रास्ता क्या हो गया? छोटा हो गया। एंजाइम उस रास्ते को छोटा कर देता है। इसी को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कि एंजाइम्स एक्ट बाय लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन एनर्जी को ये लो कर देता है। तो मतलब इतनी एनर्जी तो इसने बचा दी ना। तो इतनी एनर्जी यदि ये नहीं बचाता तो फिर हमारे बॉडी के दूसरे काम के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होती है। हमारे हार्ट को बीट करना है, हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, हमारे न्यूरॉन को इम्पल्स जनरेट करना है। ये सारी चीजें होते ही तो हो रही है ना। तो ये चीजें हो रही हैं तो एनर्जी कहाँ से आती है? यदि एंजाइम नहीं होता तो सारी एनर्जी तो एक्टिवेशन एनर्जी में लग जाती। तो एंजाइम एनर्जी की बचत कराता है ताकि हम हमारे दूसरे सिस्टम जो है वो काम कर सके। तो इतनी बातें इस ग्राफ में दिखाई गई है ना। हमारा पर्पस, जैसा हमने कहा भी था कि हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है बच्चों कि हम आपको उन चीज़ों से अवगत कराएं जो एनसीईआरटी में हिडन है, और वो हिडन फैक्ट्स को आप समझेंगे तो वहां से जो गलतियां आप करते हैं वो गलतियां आप नहीं करेंगे। अब आखिर में अब मैंने ये सोचा है कि हर लेक्चर के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट मैं कहा करूँगा, क्योंकि मोटिवेशन जो है ना वो ज़रूरी है। नीट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप टाइम टू टाइम जो है ना आप डीमोटिवेट होते रहते हैं। तो उसको मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो एक बड़ा मोटिवेशनल अच्छा कोट है जो हमें मिला, और वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, है ना। सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपका पता पूछेगी।
मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।